हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अमन सिंह पर। मेरा नाम है अमन सिंह और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का फिजिक्स और इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। ठीक है सर, तो ये पहला वीडियो है क्लास 12th का और आज से हम लोग प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स की, है ना सर। तो अगर आप CBSE बोर्ड से हैं या फिर आप यूपी बोर्ड से हैं, चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा समान रूप से। ठीक है, तो आप सभी इसको ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तब जाके आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और डेरिवेशन भी कुछ सीखेंगे हम लोग, तो हम लंबा ना खींचते हुए इसको अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर, चलिए। तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना है ऑप्टिक्स के अंदर कि लाइट क्या होता है सर। तो आप लोग 10th में पढ़े होंगे कि लाइट होता है आपका जिससे कि आसपास की चीज़ों को आप लोग देख पाते हो, है ना। आप कहते हो कि लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिससे कि आप अपने आसपास की चीज़ को देख सकते हो, विच वी कैन सी थिंग्स अराउंड अस। ऐसा ही तो बोलते हैं ना, ये 10th में आपने पढ़ा था, लेकिन 12th में कुछ इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड बढ़ गया है ना। ज़्यादा तो अंतर नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत होता है। देखिए, तो इससे कुछ ज़्यादा होता है। आप इसको ये बोल सकते हैं लाइट को कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। और इसी का शॉर्ट फॉर्म में हम लोग EMW बोलते हैं। क्या कह सकते हो सर आप? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMW। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या होता है? तो देखिए, आपने नाम सुना होगा रेडियो वेव, रेडियो वेव, एक्सरे, है ना। फिर आप गामा रे जो होती हैं उनके बारे में सुने होंगे। तो ये सब भी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो उन सब को हम लोग क्यों नहीं देख पाते? तो देखिए, सिंपल सी बात है कि जो हम ह्यूमन हैं, चाहे एनिमल्स हैं, कुछ एनिमल्स में तो इन सब रेडियो वेव इन सब को भी थोड़ा देखने और सुनने की क्षमता होती है, बट हम नहीं कर सकते ऐसा। तो जो हम ह्यूमन जो हैं, हमारे अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि हम कितना देख सकते हैं, है ना। तो हम कितना देख सकते हैं? तो केवल एक ही वेव को देख पाते हैं जिसको आप लोग विजिबल लाइट बोलते हो, विजिबल लाइट। वही आपका ये होता है लाइट। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। और केवल इसी को हम लोग देख पाते हैं। जो 7 कलर आपके होते हैं ना, विबग्योर जिसको आप पढ़ते हैं 10th में, आपने उसके बारे में पढ़ा होगा, हाँ जी। तो केवल और केवल हम लोग इसी को देख पाते हैं, इस वजह से कहते हैं कि यही लाइट है। लेकिन लाइट एक, मान लीजिए कि एक फैमिली है बड़ी सी, है ना, वेव की, तरंगों की एक बहुत बड़ी सी फैमिली है। उन फैमिली में से एक छोटा सा हिस्सा है लाइट, हाँ जी। चलिए, तो हमें पढ़ना है लाइट के बारे में। अब कुछ हेडिंग्स हैं, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, लाइट के बारे में कुछ थ्योरीज हैं, उनको भी देखते हैं। लाइट, तो देखिए, इसमें 2 थ्योरी आती है। एक होता है पार्टिकल थ्योरी और सेकंड होता है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी क्या कहता है? पार्टिकल थ्योरी ये कहता है कि जो लाइट है कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब यह है कि जो लाइट है वो ऐसे ऐसे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। पार्टिकल्स से, देख रहे हैं आप, ये मान लीजिए पार्टिकल्स हो गए, लाइट के पार्टिकल्स हो गए, है ना। आपको पता होगा लाइट में फोटोन होता है, तो ये पार्टिकल से मिलकर बना है। तो किसने कहा था? तो आपको पता होगा, न्यूटन साहब ने। नहीं पता तो जान लीजिए, न्यूटन साहब ने कहा था कि जो लाइट है वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। तो यानी कि पार्टिकल थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। तो ठीक है, ये बहुत दिनों तक चलता आया। फिर क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, यानी कि इनके बताने के बाद, एक हाइजेन, है ना। तो जो हाइजेन आप बोल सकते हैं, हाइगेंस बोल सकते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे और इनका इतना बड़ा नाम नहीं था जितना बड़ा न्यूटन का नाम है। इन्होंने कहा कि देखिए न्यूटन साहब, आप बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, लेकिन आप एक चीज़ गलत बता रहे हैं। लाइट पार्टिकल से नहीं बनी है, लाइट वेव है। क्या है सर? वेव।
यानी कि वेव थ्योरी किसने दी थी? हाइजेंस ने। हाँ जी, उन्होंने क्या बताया कि लाइट इज अ वेव, एक वेव है। तो अब देखिए, अब क्या होता है, न्यूटन के फॉलोअर्स और हाइजेंस के फॉलोअर्स लड़ने लगे। हाँ जी, अब लड़ क्यों रहे हैं? अब इनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं और इनके फॉलोअर्स कम हैं, तो कह रहे हैं कि देखिए न्यूटन गलत तो हो नहीं सकते। अब मान लीजिए कोई बहुत बड़ा सा आदमी है, अगर कुछ बोले और उसके विरोध में कोई छोटा इंसान बोलता है तो उसकी बात को दबा दिया जाता है ना। तो वही हुआ इनके साथ, हाइजेंस की बात को कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ टाइम के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है यंग। और यंग ने कहा कि देखिए सर, न्यूटन साहब आप गलत बता रहे हैं और हाइजेंस सही बता रहे हैं, लाइट जो है वो एक वेव है। हाँ जी, अब क्या होता है, यंग जो है, अच्छा यंग के बारे में एक दो चीज़ आपको बता दूं। यंग जब 5 साल के थे ना, तो ये 2 बार बाइबल को ख़त्म कर चुके थे, यानी कि पढ़ लिए थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड इंसान थे। तो यंग के भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर थे। अब क्या होता है कि इनके फॉलोअर उनके फॉलोअर आपस में लड़ने लगे कि देखिए सर न्यूटन सही है, वो बोल रहे हैं कि यंग सही है। अब कौन सही है कौन गलत है, तब इसका पता लगाया आइंस्टीन ने। आइंस्टीन आए और बोलते हैं कि देखिए भाई आप लोग लड़िए मत, हम बता रहे हैं क्या है। तो इसके बाद आइंस्टीन आते हैं 3rd नंबर पर यहाँ पे, आइंस्टाइन, है ना, आइंस्टीन। तो इन्होंने दिया ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। तो आइंस्टीन ने क्या बताया था सर? लाइट क्या है? पार्टिकल भी है प्लस वेव भी है, ये बताया था आपके आइंस्टीन सर ने। तो इतना समझ में आ गया? इसको लिख लीजिए, फिर आगे चीज़ को हम लोग देखते हैं। लिखिए, लिख लिए, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है सर? हिंदी में इसको बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन। तो आपको बता दें, आप अगर किसी भी चीज़ को देख पा रहे हो ना, तो वो परावर्तन की वजह से ही, रिफ्लेक्शन के वजह से ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि ये कोई सरफेस है और कहीं से लाइट आ रही है, लाइट आएगी और जब वो लाइट सेम मीडियम में वो वापस चली जाती है, कब? इससे टकरा कर, तो वो आपका रिफ्लेक्शन कहलाता है, होता है ना। तो देखिए इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। ये आपका सरफेस हो गया, मान लीजिए ये मिरर है कोई, ये मान लीजिए आपका प्लेन मिरर है। क्या है? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के जगह पे आप स्फेरिकल मिरर भी रख सकते हैं। स्फेरिकल मिरर में 2 चीज़ें होती हैं ना, एक होता है सर आपका कॉनकेव और एक होता है सर आपका कॉन्वेक्स। हाँ जी, तो कॉन्वेक्स भी हो सकता है, कॉनकेव भी होता है, और एक होता है प्लेन मिरर। तो हम अभी प्लेन मिरर को लेकर के इस पर समझ रहे हैं। तो एक लाइट आ रही है और लाइट जैसे ही इस मिरर से टकरा रही है फिर वापस चली जा रही है ना। तो क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? एबिलिटी ऑफ सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस। मतलब जिस सरफेस से टकराया है उस सरफेस से जब लाइट को हम लोग सेंड कर देंगे, पीछे कर देंगे, उसको फिर से भेज देंगे, उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन। लेकिन केवल इतना लिखने से आपका 12th में कुछ नंबर मिलने वाला है नहीं, इसमें और भी चीज़ें देखनी होगी। देखिए क्या होता है, अच्छा ये जो लाइट आती है कहीं से, यहाँ टकरा रही है, तो इस लाइट को क्या बोलते हैं सर? ये कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये लाइट जो वापस चली जा रही है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे ये बोलते हैं ना। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर जहाँ पे ये मिलता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा बना लीजिए ये,
है ना, यहाँ पे मिलता है ये। तो ये होता है सर आपका नॉर्मल। नॉर्मल, अब देखिए ये जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है ना, अब कितना भी एंगल बना सकता है वो, ये मान लीजिए थीटा है। और ये जो एंगल है ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सा है, एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ जी, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऐसा कुछ होता है। अभी इसके बारे में बताएंगे। अब देखिए इसको बोलते क्या है पहले ये जान लीजिए, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये होता है सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है ना, तो ये मिरर है, प्लेन मिरर है, और ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला, ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, इसको नॉर्मल बोलते हैं। और आपको ये बता दें कि यहाँ पे नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का मिरर के साथ। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे ये नहीं आपका 90 डिग्री बनाएगा, है ना, ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, आपका जो नॉर्मल है वो मिरर के साथ 90 डिग्री बनाएगा। ओके, तो इतना पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लिख लीजिए, लिख लिए, चलिए। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए इसमें दो होता है, एक फर्स्ट और सेकेंड। देखिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, नॉर्मल लिख लीजिए। और जो इंसिडेंस पॉइंट होता है ना, जहाँ पे ये मिलता है मीटिंग पॉइंट, वो भी विल बी इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन, सेम प्लेन में होंगे ये सब। और सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप ए कर लीजिए, इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, ऑलवेज हमेशा बराबर होता है, इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, ये हमेशा बराबर होता है, यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। तो ये दो आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग कुछ डेरिवेशन को देख लेते हैं, ठीक है, इसलिए तो देखिए आप लोग इमेज बना रहे होंगे ना, जब आप 10th में होंगे तो इसमें इमेज बनाने के लिए आता है कि आप कॉन्वेक्स लेंस से, सॉरी मिरर से या फिर कॉन्केव मिरर से इमेज बनाइए। तो किसी ऑब्जेक्ट को आप, अब कहाँ कहाँ बनता है देख लीजिए, मैं जल्दी से इसको बता करके आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि ये शायद आपको पता होगा, है ना, ये बताने की चीज़ नहीं है, क्योंकि 10 में आप लोग पढ़ चुके हैं। नहीं जानते हैं तो भी मैं बता दे रहा हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होता है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज बनता है, वो बनता है फोकस पर, फोकस पर ना। और फोकस कहाँ पे होता है, देखो ये हो गया आपका, थोड़ा बताइए तो इसको, ये कौन सा मिरर है, तो आपको जब पता है, अच्छा कॉनकेव, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो ही हो सकते हैं। अब देखिए ये केव की तरह है ना, गुफा की तरह, तो ऐसे याद कर लीजिएगा ये कॉनकेव है ना, जब अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो कॉनकेव होता है, जब उसके ऊपर वाले साइड से होता है रिफ्लेक्शन तो वो होता है कॉन्वेक्स, तो ये कॉनकेव है। तो कॉनकेव में यहाँ पे आपका एफ होता है, यहाँ पे सी होता है, दो चीज़ें होती हैं ना, सी मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है आर, तो ये सी है सेंटर, क्योंकि जो आपका ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव बनता है ये एक स्फेयर से बनता है, स्फेरिकल
जो मिरर होगा उसी से तो बनता है ना काट करके, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं सर, आर बोलते हैं, ये वाला। और ये एफ होता है और ये सी होता है। आपको पता होगा कि जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका इमेज यहाँ बनता है, फोकस पे बनता है ना। जब हम उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर के आते हैं, यानी कि सी से पीछे लेकर के आते हैं, तो एफ और सी के बीच में बनता है ना। अब उसी ऑब्जेक्ट को हम सी के ऊपर ले कर रख देते हैं तो उसका जो इमेज बनता है वो भी आकर के सी पर ही बन जाता है, थर्ड पॉइंट होता है। फिर फोर्थ, हम जब यहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज उसका पीछे बनता है। और जब 5 वाला जब यहाँ पे रखते हैं, एफ पे रखते हैं, तो इन्फिनिटी पे जाकर बनता है वो। और जब एफ और पी यानी कि पोल के बीच में रख देते हैं तो वो बनता है सर आपका जाकर के पीछे, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बन जाता है। इतना तो आपको पता है ना। ये 6 जो केसेस होते हैं आपका कॉन्केव मिरर में, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा और भी डीप जाकर के देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और पता होगा आपको कि जो आपका एफ होता है, एफ ये r/2 होता है, रेडियस का आधा होता है, पता है। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, है ना, क्योंकि देखिए प्रूफ करने के लिए आता है आपके पेपर में, तो 1-2 नंबर का जितना नंबर का आए तो अगर आप जानते होंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो वहीं सीखेंगे कैसे होगा। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए एक आपका कॉन्केव हो गया, इतना बड़ा नहीं बनाए क्योंकि सॉल्व भी तो करना है ना। देखिए ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये उसका नॉर्मल हो गया, ठीक है। यहाँ से कोई लाइट आ रही है, ओके, और यहाँ से टकरा करके यहाँ चली जा रही है। ये मान लीजिए आपका एफ हो गया, ये मान लीजिए आपका सी हो गया। ये क्या है सर आपका सी और ये है एफ, ओके। अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक और लाइन ऐसे मिला दें यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को मिलाने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए। मान लीजिए ये एंगल है आपका 2 थीटा, कितना है 2 थीटा, ठीक है। अब हम सी से एक लाइन ऐसे इस पर ड्रॉ कर दें तो ये देखिए, आपको पता है रिफ्लेक्शन का लॉ क्या होता है कि एंगल आई हमेशा किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ लाइट आ रही है और ये मान लीजिए ऐसे नॉर्मल हो गया इसके लिए, इस रे के लिए ये नॉर्मल हो जाएगा ऐसे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल आई हो गया, और ये हो गया एंगल आर। तो अगर दोनों मिलकर के 2 थीटा है ना, तो ये हो जाएगा आधा थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और, आपको मैथ में आपने पढ़ा होगा कि जब 2 लाइन ऐसे पैरेलल होती हैं और ऐसे अगर मान लो इसको हमने क्रॉस कर दिया कहीं से भी, मान लीजिए ऐसे ही क्रॉस कर दिया, तो जो ये एंगल होता है वही एंगल यहाँ भी होता है। तो अगर ये 2 थीटा है तो यहाँ भी 2 थीटा होगा, ठीक है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जब 2 थीटा मान करके लेट किए थे और इसके बाद ये थीटा हो गया था और ये हमारा थीटा हो गया था, ये 2 थीटा है, ये सी हो गया, ये पी हो गया, और इसको मान लो आप क्या मानोगे, एम मान लीजिए, ठीक है, एम मान लिए। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए इन ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बनाइए। देखिए अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ड्रा कर दिए, ठीक है। तो इन ट्राइंगल, अब देखिए एफ एम पी में, इन ट्राइंगल एफ एम पी, तो tan, यहाँ देखिए 2 थीटा है ना, 2 थीटा इज इक्वल टू, अच्छा tan में क्या होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, होता है ना, हाँ यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, ये है ना एम और पी, एम पी हो गया। बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, यही बेस है ना। देखो 2 थीटा यहाँ से यहाँ तक लिए हैं, अगर ये आपका ट्राइंगल है ऐसे, ये है 2 थीटा, ये है एम, ये है पी और ये है एफ, तो ये परपेंडिकुलर हो गया एम पी, ठीक है। और बेस हो जाएगा आपका एफ पी, होगा एफ पी, कितना हो गया, ठीक है। ये हो गया tan 2 थीटा। अब नाउ इन ट्राइंगल, अब देखिए एक और ट्राइंगल हम लोग बनाएंगे। अच्छा सी एम पी, ये भी तो ट्राइंगल बन सकता है ना, सी एम पी। तो नाउ इन ट्राइंगल सी एम पी। अच्छा ये बताइए
ये थीटा है, ये 2 थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? तो आप लोग एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जानते होंगे। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, एक आपने ऐसे ट्राइंगल बनाया और इस साइड को ऐसे हम लोग ऐसे बढ़ाते लेके चले गए, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो हमको पता है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ देयर अपोजिट एंगल्स। देखिए, ये और ये दोनों का जो सम होगा वो इसके बराबर होगा। ये है 2 थीटा और यहाँ पे है थीटा, तो ये भी थीटा होगा ना। वैसे ही तो देखिए यहाँ पे वही तो बन रहा है ना। देखिए एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। अब यहाँ से लेके चलेंगे, तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है सर। CMP में तो tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? MP। MP परपेंडिकुलर, बेस कितना है? PC। क्या है? PC। CP बोलिए चाहे PC बोलिए, सेम है। ठीक है, ये tan थीटा हो गया, ये हो गया आपका। अब आपको पता है, देखिए यहाँ पे वी नो दैट, या फिर आप ऐसे बना सकते हैं कि FP FP। अब देखो F और P क्या है? F ही तो है ना, फोकस लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक फोकस लेंथ होता है, ये F हो गया। ठीक है, सेंटर से लेके पोल तक ये क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि नहीं होता? R होता है ना, R होता है। तो CP कितना हो जाएगा? R हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर रख देते हैं, तो tan 2 थीटा ये वाला आप यहीं पे आप बदल सकते हैं। FP को क्या लिख सकते हैं? FP को लिख सकते हैं F, और PC को क्या लिख सकते हैं? R। इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2। अब देखिए एक दो चीज़ और आपको हम बता रहे हैं। अब क्या होता है कि आपको पता होगा कि हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? मिरर में ना, मिरर में। अब देखिए, मिरर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं वो इतना छोटा होता है, उसमें एंगल बहुत सारे छोटे बनते हैं, है ना। यानी कि जो आप एंगल बनाते हैं इसमें, जो tan थीटा है, tan 2 थीटा है, वो इतना छोटा बनता है जैसे कि 1 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री बनेगा, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसा बनता है लगभग, है ना। और ये सारे के सारे एंगल्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो थीटा होता है हम लोग एंगल 0 मान लेते हैं। कितना मानते हैं सर? 0 मानेंगे। आप जब NCERT देखेंगे ना, तो NCERT में भी सेम यही दिया है। ठीक है, तो हम लोग NCERT को ही बेस मान करके बना रहे हैं वीडियो। तो आप लोग ये मत कहिएगा ये सब कहाँ से लिख लिए, तो NCERT में सब दिया हुआ है, आप एक बार बुक को पढ़िएगा, है ना। आप वीडियो देखिए फिर बुक से पढ़िएगा, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए, तो अब लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इतना लिखेंगे ना। ठीक है, अच्छा इतना पहले लिख लीजिए, तो फिर इसके आगे की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिख लिया जाए, क्या है? tan थीटा कितना है? MP अपॉन R है, और tan 2 थीटा कितना है? tan 2 MP अपॉन F। चलो इसको इरेज कर देना, क्योंकि जगह नहीं है तो फिर इसको मिटाना तो पड़ेगा। तो हमें क्या मिला? tan 2 थीटा MP अपॉन F, ये है ना। और एक क्या है हमारे पास? tan थीटा इक्वल MP अपॉन R। तो tan हटा देंगे यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? tan हटा देंगे, क्योंकि वैल्यू बहुत कम होती है मिरर में, तो tan हटा देंगे, तो 2 थीटा बराबर इतना हो गया, थीटा बराबर इतना हो गया। अब इस थीटा की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। अब चलिए पुट करते हैं, तो 2 MP अपॉन R इज इक्वल टू MP अपॉन F, है ना। MP से MP कट जाएगा, तो 2 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन F। तो 2, अब देखो क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? यहाँ लिखिए 2F इज इक्वल टू R, कितना होगा? तो F इज इक्वल टू R बाई 2। यही तो हमको प्रूव करना था ना। देखिए प्रूव हो गया, प्रूव्ड, प्रूव्ड, यही करना था ना। यानी कि जो रेडियस होता है वो दोगुना होता है फोकस का, यानी कि फोकस लेंथ क्या होती है? रेडियस की आधी होती है। यही तो हमको प्रूव करना था ना सर। देख लीजिए, तो प्रूव हो गया।
तो पहला डेरिवेशन आपका हो गया। 2 से 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन आपका आता है बोर्ड में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर से बताइएगा, है ना। और आगे भी इस ऑप्टिक्स पूरा हम लोग कराएंगे, पूरा क्लास 12 का जितना भी आपका पोर्शन होता है फिजिक्स में सब कराएंगे। तो आप लोग अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं किया हो तो। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।